अब देखो लास्ट क्लास में हमने करी बिल्कुल इस टॉपिक की बेसिक थ्योरी, हम फंक्शंस में एंटर करें और एक्चुअली इतना इंटरेस्टिंग, इतना सिंपल, पर एक बार समझ में आने के बाद ये टॉपिक है ना कि जब एक बार क्लैरिटी बन गई फिर इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने, पर बिल्कुल ध्यान से पकड़ना है हमने कि एक्चुअली हमारा सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो हमें ये तो समझ में आता है कि फंक्शन क्या है, मशीन है जिसके अंदर रॉ मटेरियल डालो तो वो सिंपली उसमें से फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है, एक्स डालो तो ये एफ एक्स फंक्शन है, इसमें से फाइनली वाई बाहर आता है। तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हमने फंक्शन डिफाइन करा और इस पे बेस्ड होके लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन शुरू करी कि करना क्या है। तो अब हमें लास्ट क्लास में सिखाया गया कि अच्छा एक फंक्शन होता है वन वन फंक्शन, जो कि कैसा होता है वन वन। सिंपली वन वन फंक्शन का नाम क्या है, इंजेक्टिव। तो हमने सिंपली नाम पढ़ा कि एक फंक्शन है वन वन फंक्शन, जिसको हमने डिफाइन करा कि दैट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। फिर हमने करा इसी का एक और नाम करा इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये अब हमारा करा हुआ नाम है। बिल्कुल ऐसे ही हमने सेकंड नाम करा ऑन टू फंक्शन, जिसमें कि कोडोमेन और रेंज सेम हो। बिल्कुल ध्यान में रखना, हमने करा कोडोमेन और रेंज सेम है, ये रेंज है और यही कोडोमेन है। इसका नाम क्या था, इंजेक्टिव, और ये कैसा था, ऑन टू फंक्शन विच इज सर्जेक्टिव। तो ये ऑन टू है और इसी का एक और नाम है सर्जेक्टिव। ये बात हमें याद है, कोई फंक्शन अगर इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो तो मिला के उसको कहते हैं बजेक्टिव फंक्शन। ये है हमारी फर्स्ट लेयर, ये हमने बिल्कुल बेसिक लेयर समझी कि करना क्या है। अब एक्चुअली काम क्या है कि इसके जो क्वेश्चन स्कूल में फेस करेंगे वो कैसे के होंगे। तो जो अभी आज वाली क्लास में अब जो पहली अंडरस्टैंडिंग है वो एक्चुअली ये है कि इंजेक्टिव फंक्शन मतलब एक फंक्शन वन वन है कि नहीं, उसको हम लोग ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स कैसे टेस्ट करेंगे। तो अब हमारे काम की लाइन दो है, मतलब देयर आर टू थिंग्स विच आर टू बी अंडरस्टूड। वन वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस इंजेक्टिव वाला प्रोसेस इज फॉर द स्कूल एग्जाम्स, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, विच इज कंपेरेटिवली लेंथी, एंड अनदर वे जो कि हमने ऑब्जेक्टिव में करना है। तो हम लोग केवल अभी सेंस समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलो पहले स्कूल वाले सिलेबस में हम लोग क्या करना है या इंजेक्टिव की टेस्टिंग में क्या करते हैं उसको नोटिस करते हैं। ये देखो, अब बिल्कुल थ्योरी की तरह, बिल्कुल छोड़ के पेन, बिल्कुल ध्यान से हर वर्ड को समझना। हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया कि चेक वेदर दिस फंक्शन 3x + 5 इज इंजेक्टिव और नॉट। तो अब हमें क्लैरिटी है कि इंजेक्टिव होने का मतलब क्या होता है, कि जो फंक्शन है वो वन वन है कि नहीं। वन वन का मतलब क्या है कि वन वैल्यू ऑफ x इज कनेक्टेड विद वन वैल्यू ऑफ y, जो कि हमने ग्राफिकली देखा। तो अब पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल समझने वाली ये है कि हम एक्चुअली एक फंक्शन के ग्राफ को देख के पता कर सकते हैं कि वो वन वन है कि नहीं, जिसके हमने थोड़ी सी बात लास्ट क्लास में भी करी थी, दैट वाज द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो अगर मान लो कि हम लोग सिंपली, अगर कल को ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में हमें ये क्लैरिटी है कि y = 3x + 5 का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ये लाइन बनती है। सिंपल क्या है, y = 3x + 5 एक लाइन बनी। तो हमें इस लाइन में अब ये विजिबल है, हमें पता है फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो मेथड करेंगे, फॉर बोर्ड्स करेंगे अलग से, पर ऑब्जेक्टिव के लिए हमें तो देखते ही, इस ग्राफ को देखते ही पता है कि अगर मैं x की ये वैल्यू लेता हूं तो y का ये आंसर आ रहा है, अगर मैं x की ये वैल्यू लेता हूं तो y का कुछ और आंसर आ रहा है, सेम आंसर नहीं आ रहा। मतलब y की ये हाइट, या ऐसे कह लो y की ये हाइट क्या बनी, y की दिस हाइट ऑफ y इज अटेन्ड बाय ओनली वन वैल्यू ऑफ x। वन वैल्यू ऑफ x इज कनेक्टेड विथ वन वैल्यू ऑफ y। ये x लो, ये y लो, तो आंसर आता है इस ग्राफ के ऊपर। ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, वी कैन डायरेक्टली सी दिस थिंग। तो अभी ये लेस काम आने वाली बात है, पर अपने माइंड में एक इंप्रेशन डालो, और बहुत काम की बात है ये, कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ या हमेशा इंक्रीजिंग हो, या हमेशा डिक्रीजिंग हो, या हमेशा इंक्रीजिंग हो, या हमेशा डिक्रीजिंग हो, तो वो फंक्शन एक्चुअली एक वन वन फंक्शन हो सकता है, जैसा कि अभी यहां पे हुआ। देखो हमें दिख रहा है कि इस फंक्शन का ग्राफ हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो दिस इज अ वन वन फंक्शन, बट दिस इज नॉट अ नेसेसिटी। इसका भी एग्जाम्पल अभी करते हैं, इस क्वेश्चन पे उसके बाद चलते हैं, वो बहुत सिंपल है टास्क। तो ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ कभी टूट नहीं रहा, तो ये कैसा बना, वन वन फंक्शन बना। कोई हमसे अभी नहीं पूछेगा, पर अपने माइंड में कहीं ना कहीं केवल ये थॉट डालो, मतलब दिस इज द ओनली पर्पस। ऐसे ही किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मान लो हमेशा डिक्रीज करे,
ऐसे हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ हो तो भी वो 1 1 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत बना, पर अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मान लो हमेशा डिक्रीजिंग भी अगर हो तो भी वो फंक्शन 1 1 है। देखो इस x की वैल्यू को लोगे तो ये y आ रहा है, इस x की वैल्यू को लोगे ये y आ रहा है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। एक सिंपली टू वैल्यूज ऑफ y आर नॉट, टू वैल्यूज ऑफ x आर नॉट गिविंग द सेम वैल्यू ऑफ y, मतलब मैनी वन नहीं है ये हमें ग्राफ को देखते ही पता होता है, तो हमें आना चाहिए, देखते ही पहचान जाए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि वो मैनी वन है। क्यों? y की अगर मैं ये हाइट लेता हूं तो y की ये हाइट इस x से भी आ जाती है और इस x से भी आ जाता है। तो दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। वाई? बिकॉज दिस इज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। किसी फंक्शन का ग्राफ कभी इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करे तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, क्योंकि वो कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, तो वो 1 1 नहीं हो सकता। ये भी जरूरी नहीं है, ये भी अभी इनकम्प्लीट बात है। तो चलो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, साइन एक्स का ग्राफ कैसा है? मैनी वन। वाई? बिकॉज देखो कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो यही वाली हाइट, देखो ये हाइट है वाई, यही वाली हाइट ऑब्टेन हो पा रही है कितने सारे एक्स के लिए। ये एक्स लो तो भी यही हाइट है, ये एक्स लो तो भी यही हाइट, एंड सो ऑन। तो इस बात की हमें क्लैरिटी है कि अंदर अंदर हमें पता है कि क्या हो क्या रहा है, 1 1 फंक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है। अब अच्छा, दिस इज नॉट अ नेसेसिटी कि अगर हमेशा इंक्रीज करे तो 1 1 ही हो। इसका अगर हम लोग कोई ब्रेक करता हुआ एग्जाम्पल देखें तो सोचो tan x को। tan x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें tan x का ग्राफ आता है ये 0, ये π/2, ऐसे ये पाई, ये 3π/2। तो tan x का जो ग्राफ है, इज इट विजिबल कि tan x का जो ग्राफ है ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ये ग्राफ इंक्रीजिंग, यहां पे ये ग्राफ फिर से, यहां पे ग्राफ π/2 पे है ही नहीं, पर π/2 से 3π/2 फिर से ये इंक्रीजिंग। तो tan x का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। इस y की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें विजिबल है कि कितने सारे x आ रहे हैं। ये x लो तो भी यही हाइट, ये वाला x लो तो भी यही हाइट। वैसे भी हमें क्लैरिटी है कि tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है, हर पाई के बाद सेम आंसर देता है। तो इसलिए tan x का जो ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीजिंग होने के बाद भी 1 1 नहीं है। क्यों? अच्छा, इसमें अब एक वर्ड देखना, क्योंकि ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये हमारा बाद में चैप्टर ही है, तो इस बात को लेके बहुत फंसी नहीं होते, केवल ये समझेंगे कि यहाँ पे ग्राफ देखो टूट रहा है। इंप्रेशन क्या आना चाहिए कि हम लोग देख के पकड़ सकते हैं ग्राफ को कि वो 1 1 है कि नहीं। देखो हमने इसको देखते ही पकड़ लिया कि ये 1 1 नहीं है, कि मैं दिख गया कि एक ही y की वैल्यू को लिए जाने पे कितने सारे x आ रहे हैं। मैनी वैल्यूज ऑफ x आर गिविंग द सेम वैल्यू ऑफ y। चलो ये था जो हमें अलग से समझ है। अब ये स्कूल वाला ये क्वेश्चन कैसे करें, 3x + 5 वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब फॉर द स्कूल एग्जाम्स हम या फिर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स क्या करेंगे, इसको डील करेंगे बहुत ईजिली। ये शुरू में हम ये एज्यूम कर लेंगे, अब ये सुनो बिल्कुल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स इसको स्कूल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि लेट देयर बी 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, लेट देयर बी 2 वैल्यूज ऑफ x, लेट देयर बी 2 वैल्यूज ऑफ x, of x for which x1, for which f of x1 and f of x2 आपस में इक्वल हैं। मतलब हमने शुरू में ये एज्यूम करा कि जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, वो मैनी वन है। हमने 2 अलग अलग वैल्यूज ली, x1 x2, लेट देयर बी 2 वैल्यूज ऑफ x, यहां पे लिख लेते हैं x1 एंड x2, x1, x2, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो हमारा इंटेंट क्या है इसको समझना, हमने 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x ली, जिसमें f of x1 को हमने f of x2 के बराबर ले लिया। अब f of x1 कितना बना, 3x1 + 5, f of x2 कितना बना, 3x2 + 5। ये सिचुएशन आई। तो हमने शुरू में क्या करना है, हमने शुरू में ये एज्यूम कर लेना है कि ऐसी 2 वैल्यूज ऑफ x हैं जिनके लिए कि f of x1 और f of x2 इक्वल आ रहे हैं, और उन दोनों को f of x1 f of x2 को इक्वेट करने जाने के बाद अगर ऐसी 2 वैल्यूज ऑफ x अगर पॉसिबल हो पाती हूं, क्या सुना हमने, अगर ऐसी 2 वैल्यूज ऑफ x अगर पॉसिबल हो पाती हूं तो वो फंक्शन मैनी वन है। लेकिन अगर वहां पे केवल एक ही केस आ जाए, जैसे इस केस में नोटिस करना 3x1 + 5 बराबर है 3x2 + 5 के, इक्वेट करो, वहां से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ये आना ही है, हर बार ये आना ही आना है। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन बने
विच इज पॉसिबल, तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है वो मेनी वन है। हम लोग शुरू में हर बार ऐसा करेंगे कि लिखेंगे कि लेट देयर बी टू वैल्यूज ऑफ x सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, टू वैल्यूज ऑफ x1 x1 x2, और फिर ऐसे f of x1 f of x2 को इक्वेट करेंगे। और अगर इसमें बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, ये हर बार आना ही है, इसके अलावा अगर कोई और पॉसिबल कनेक्शन बनता है बिटवीन x1 x2 तो वो फंक्शन मेनी वन है, अगर नहीं बनता तो वन वन है। ये है कंप्लीट एल्गोरिदम इसको हैंडल करने का फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स, कि अगर हमें डायरेक्टली स्कूल के एग्जाम में आ जाए कि चेक वेदर दिस इज एन इंजेक्टिव फंक्शन और नॉट, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे। और हम लोग देखेंगे कि बिसाइड्स दिस क्या कोई और कंडीशन आ रही है, तो इस केस में नहीं आई, देयरफॉर दिस फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन, हेंस दिस इज अ वन वन फंक्शन बिकॉज देयर आर no two possible x1 x2 are the same, only then this is possible, hence this is a one one function। तो लिख ही लेते हैं hence it is injective। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा सेंस एग्जैक्टली ये होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसी बात को जो हमने अभी सुना इसको अब खुद इंप्लीमेंट करते, खुद ट्राई करते हैं। एक दो क्वेश्चन से हमारा सेंस बनना शुरू हो जाएगा। अब इसी बात को अप्लाई करो इन दिस क्वेश्चन, इसको ग्राफिकली मत सोचना, अलग से हम लोग बाद में सब यही सब काम करना है अल्टीमेटली कंपटीशन में। अभी इसको बिल्कुल ऐसे करो, ऐसे राइट करो, देखो होता है क्या हमसे, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करेंगे इतने काम पे बेस्ड। अब इसी को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये था क्वेश्चन जिसके थ्रू अब सेंस समझना, और अब हमने अटेम्प्ट करा अपने आप। हमें फंक्शन डिफाइंड था ऑल रियल से ऑल रियल, ये भी काम की बात है, याद रखना ये भी काम की बात है। कैसे काम की बात है वो अभी नोटिस भी करेंगे। इस क्वेश्चन में इट इज लेस रिलेवेंट, पर फिर भी चलो डिस्कस करेंगे, और याद रखना कंप्लीट ये बात। हमें किसी ने ये फंक्शन दिया x² + 3, तो अब जब हमें इसका ग्राफ बनाना आता है तो हमें देखते ही पता है कि ये मेनी वन है, पर अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे कई बार ना बड़ी गलत जोन में जाते हैं। दो एग्जाम्स देने हैं, एक देना है स्कूल का एग्जाम, एक फर्दर देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो क्वेश्चन अगर आएगा स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड्स में, तो उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, बहाने नहीं बनाएंगे कि मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत तेज करना आता है, मैं इसका ग्राफ बना दूंगा। दैट इज ऑल नॉनसेंस। उस क्वेश्चन को अगर हम बोर्ड्स में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसी इजी से क्वेश्चन के उन्होंने हमें इतने मार्क्स देने हैं। जहां कंपटीशन में आना है वहां पे वो क्वेश्चन आना है जो कि इससे बहुत बेटर होगा, वहां उसको फास्ट करेंगे। तो वहां पे फॉर बोर्ड्स हमें उसको रिप्रेजेंट करना बोला गया है कि उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करो, तो करोगे। तो इसलिए ये मत बोलना कि मुझे ये फास्ट आता है, मुझे इसका ग्राफ आता है, दैट इज अ वेरी सिली एक्सक्यूज। चलो इस क्वेश्चन में हमने पहले लिखा कि f of x1 हमने शुरू में एज्यूम करा कि लेट देयर बी टू वैल्यूज ऑफ x, x1 x2 सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब इस केस में हमें क्या मिला, x1 स्क्वायर प्लस 3 f of x1 को हमने f of x2 के इक्वेट करा, तो x2 स्क्वायर प्लस 3 दोनों इक्वल हो गए। तो वहां से 3 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आ गया, उसको हमने 0 करा। वहां से दो केसेस बने, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। ये हर बार आना ही आना है, ये तो आना ही आना है। f of x1 अगर f of x2 के बराबर है तो एक केस ये तो आना ही आना है। इसके अलावा अगर कोई और पॉसिबिलिटी आती हो तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शन है दैट इज अ मिनी वन फंक्शन। तो इस केस में ये एक पॉसिबिलिटी बनी, वो तो आनी थी। एक केस बन गया x1 इज इक्वल टू x2, पर एक और केस बना x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो हमने ये देखना है कि क्या ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्या ये हो सकता है। अब यहां के लिए हम गए इस फंक्शन के डोमेन के ऊपर। डोमेन क्या था इसका, फंक्शन डिफाइन कैसा था, ऑल रियल से ऑल रियल। तो एक फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल। ऐसे देखते हैं तो इस फंक्शन का डोमेन क्योंकि ऑल रियल है, तो कोई ऐसे दो x हो सकते हैं जिसके लिए कि x1 इक्वल टू माइनस x2 हो जाए, तो इस केस में हो सकते हैं। दिस इज पॉसिबल। तो बिसाइड्स दिस इफ वी आर गेटिंग एनी अदर कनेक्शन बिटवीन x1 x2 विच इज पॉसिबल, सो देन दैट फंक्शन इज अ मिनी वन फंक्शन। तो इस केस में इसके अलावा क्योंकि कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इसलिए जो गिवन फंक्शन हमें दिया गया अब की बार वो मिनी वन फंक्शन है। मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है। इतनी सी बात है, इतना सा काम है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है।
अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग काम क्या है कि अगर यहाँ पे ही इसी क्वेश्चन में सोचो, अगर ये ऐसे डिफाइंड होता, सेम क्वेश्चन, और याद रखना ये बात आगे सब अभी टेस्ट होगी आज ही, अगर इसी क्वेश्चन में वो यहाँ पे दे देते नेचुरल नंबर्स, तो अगर ये फंक्शन डिफाइंड होता नेचुरल नंबर से ऑल रियल फंक्शन है वो दे रहे हैं, हमें तो जो वो कहेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने फंक्शन डिफाइन करा f(x) = x = x², तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ओनली नेचुरल नंबर्स। तो ये देखिए वो कहें कि अच्छा ये फंक्शन बताओ कि ये 1 1 है कि नहीं, और हमें ये बोर्ड्स में आ जाए, स्कूल के एग्जाम में आ जाए, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते, एक कंडीशन ये बनी, वो बननी ही थी, एक कंडीशन ये बनी। तो अब ये सोचो कि इस क्वेश्चन में अगर ये दिया होता तो क्या ये फंक्शन अब की बार मैनी वन बनता? तो हमें रियलाइज होता है कि अगर ये सिचुएशन आती तो अब की बार जो ये फंक्शन बनता वो मैनी वन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब की बार x1 कैन नॉट बी इक्वल टू -x2 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। कुछ भी x ले लो, x1 इक्वल टू -x2 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है तो -3 इसके डोमेन में है ही नहीं, तो क्योंकि डोमेन में नहीं है तो बात खत्म। तो इसलिए अब की बार देर आर नो 2x फॉर विच f(x1) = f(x2). वी आर नॉट गेटिंग एनी अदर कंडीशन इतनी सी बात के चेंज होने पे। तो अगर ये लिखा होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, तो वो जो फंक्शन होता वो 1 1 होता। ये बड़ी समझ वाली इंटेलिजेंट बात सुनी है, इसको बिल्कुल ध्यान से नोटिस करना। बुक्स में भी कई बार इन बातों पे क्वेश्चन भी नहीं होंगे, तो हमें मतलब नहीं, हमें बिल्कुल क्लियरिटी में टॉपिक समझ में आना चाहिए, जड़ से बिल्कुल, फ्रॉम द रूट्स इट शुड बी वेरी क्लियर। तो चलो अब एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सेम काम था, हमें फंक्शन दिया x² + x + 1, इसमें x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक, और इसका कोडोमेन कितना है, 0 से इन्फिनिटी, उन्होंने हमें डिफाइन करके दिया। अब हमें पता है कि अगर हमने फॉर स्कूल एग्जाम्स अगर 1 1 चेक करना है तो क्या करना है, शुरू में एज्यूम कर लेना है कि ऐसी x की 2 वैल्यूज़ हैं सच दैट f(x1) = f(x2). हमने लिखा लेट देयर बी 2 वैल्यूज ऑफ x1 x2 सच दैट f(x1) = f(x2). अब हमने f(x1) को f(x2) के साथ इक्वेट करा, लिखा x1² + x1 + 1 = x2² + x2 + 1, और ये होना चाहिए था। अपने हाथ से करके देखा है ना तो कॉन्फिडेंस आता है। फिर 1 1 कैंसिल हो गया, इन टर्म्स को इधर ले आइए, फैक्टराइज हो रही है, x1² - x2², उसको मैं तेज कर ले रहा हूँ फैक्टराइज, x1 - x2 × x1 + x2 प्लस ये x1 - x2 और आ गया। काम का क्वेश्चन है और होना चाहिए था हमसे अब अपने आप। x1 - x2 कॉमन आ गया, एक केस वो बनना ही होता है, इंटू x1 + x2 + 1 = 0। तो हमें 2 केसेस मिल गए, आइदर x1 = x2 और x1 + x2 = -1, ये बनी सिचुएशन। तो अब ये तो आना ही था, ये हर बार आना ही होता है। क्यों? f(x1) f(x2) के बराबर करोगे तो एक केस तो x1 = x2 लेके तो आ ही जाएगा, इसलिए ये हर बार आना ही होता है, इसको कैंसिल भी नहीं करना, ये लिखना है ऐसे। अगर इसके अलावा कोई और पॉसिबल सिचुएशन आ रही हो तो वो जो फंक्शन है वो मैनी वन होता है, सिंपल सी बात है। तो अब हमें जो अलग पॉसिबल सिचुएशन मिली वो ये मिली, तो हमने देखना होता है कि क्या ये पॉसिबल है। तो इस केस में अगर क्वेश्चन बहुत ऑर्डिनरी होता और ये फंक्शन अगर ऐसे डिफाइंड होता, ऑल रियल से ऑल रियल, तो रियल इसमें x कहाँ से आता है, यहाँ से, तो अगर ये इसका डोमेन जो होता वो अगर ऑल रियल होता तब तो ठीक था, 2x की वैल्यूज आ सकती थी जिनका सम -1 हो, तो फिर ये मैनी वन हो जाता, x1 x2 पॉसिबल होते। इस केस में जो क्वेश्चन अभी हमने करा उसमें यहाँ पे जो इसका डोमेन था वो 0 से इन्फिनिटी था, मतलब x1 x2 दोनों 0 से बड़े नंबर थे। तो क्या दो कोई ऐसे डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल हैं जिनका सम करें तो आंसर -1 आ जाए और नंबर कैसे हैं पॉजिटिव? तो हमें समझ में आया कि ऐसे नंबर नहीं पॉसिबल। इसलिए अब की बार इतनी सी बात की वजह से जो ये गिवन फंक्शन बना, दिस इज एक्चुअली अ 1 1 फंक्शन। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डोमेन। याद रखना, ये बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट हम लोग सुन रहे हैं अभी अभी। सो दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। ये है कंप्लीट कहानी। तो ये क्वेश्चंस अगर हमें ऐसे करने आ जाएं तो फिर इसमें कुछ भी आ जाए हम लोग क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते, पर ये सेंस को याद रखना। चलो अब इसी क्वेश्चन में ये सोचो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग उसी जोन में जाने वाले हैं, या चलो एक क्वेश्चन पहले और करते हैं। इसी बात को अप्लाई करता, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो पहले। एग्जैक्टली सेम सेंस,
हमें फंक्शन डिफाइन था ऑल रियल एक्सेप्ट 5 माइनस 5 करा हुआ है, से ऑल रियल एक्सेप्ट 1, सिंपली करली ब्रैकेट में 1 डाला हुआ है। ये देखिए हमें उन्होंने फंक्शन दिया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5, कहा क्या कि चेक करो कि वेदर दिस इज 1 1 और नॉट। तो क्या तरीका है, सेम प्रोसेस, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के साथ इक्वेट कर देंगे और देखेंगे कि x1 इक्वल टू x2 के अलावा क्या कुछ और आता है। तो हमने ये लिख लिया, हमारी कॉपी में ये लिखा होना चाहिए था, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, हमने ये करा। अब मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो चलो अगर मान लो मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दूँ, क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करा तो ऊपर कितना आ गया 2x1 माइनस 7 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, नीचे आ गया 3। इधर भी सेम करेंगे, क्या अप्लाई करा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, वो आ गया 2x2 माइनस 7 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वो नीचे आ गया 3, 3 कैंसिल हो गया, तो 2x1 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 7, वहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो बिसाइड्स दिस वी आर नॉट गेटिंग एनी अदर कंडीशन, हेंस द गिवन फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन। ये है काम, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए हमारे सोचने का ढंग एग्जैक्टली ऐसे का होगा, ये है सेंस। अच्छा अब इसी क्वेश्चन में सुन लो, इसी क्वेश्चन में सोचो कि अगर वो हमें यहाँ पे ये पूछने की बजाय कि चेक वेदर दिस इज एन इंजेक्टिव फंक्शन और नॉट, वो अगर मान लो वो कहते कि चेक वेदर दिस इज बाइजेक्टिव और नॉट, तो अगर हमें कहा गया कि चेक करो कि एक फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव चेक करने के प्रोसेस में हमने क्या करना होता है, दो हिस्से चेक करने होते हैं। एक है 1 1 वाला पार्ट जो हमने अभी अभी करा डिस्कस, दूसरा पार्ट है ऑन टू वाला पार्ट। तो एक फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब वो दो कंडीशंस को फुलफिल करता हो, एक है कि वो इंजेक्टिव हो और एक है कि वो सर्जेक्टिव हो, मतलब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 1 कैसे चेक करना है ये हमने डिस्कस करा। ऑन टू चेक करने का मतलब क्या है कि एक्चुअली सिंपल सा सेंस है कि उस फंक्शन की रेंज निकाल दो। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि इसकी रेंज निकाल दो। कोडोमेन हमें दिया होता है, क्वेश्चन में हमें कोडोमेन तो वो खुद देंगे, तो हमने देखना होता है कि क्या रेंज कोडोमेन के बराबर आ रही है या रेंज कोडोमेन का सबसेट आ रही है। देखो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या रेंज कोडोमेन का सबसेट आएगी या रेंज कोडोमेन के बराबर आएगी। रेंज कोडोमेन के बाहर तो हो नहीं सकती, फिर तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए अब हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया। अगर इस क्वेश्चन में वो हमें ये देखने को कहते तो हमें क्लैरिटी है कि 1 1 चेक करना हमें सिखाया गया है, और बाइजेक्टिव, इसको बाइजेक्टिव करने के लिए चेक, नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस इज सर्जेक्टिव और नॉट। तो वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज में अब रिकॉल करो, ये भी पार्ट इसको साथ में सुनते हैं। रेंज में अब क्वेश्चन रह गया कि मैं इस फंक्शन की रेंज निकालना चाहता हूं। रेंज निकालने का अब तरीका याद करो, हमने पहले कैसे करा हुआ था। एक सेंस होता था रेंज निकालने का, जब भी कभी क्वेश्चन आए कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, एक सेंस क्या था कि हम रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन, देखा और पहचान लिया। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो उसका ग्राफ ये होता है, हमें वैसे भी दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का आंसर फॉर, जैसे x को कुछ भी लोगे, एक्स स्क्वायर का आंसर कैसा आएगा, 0 से बड़ा। तो इस फंक्शन की रेंज क्या बनी, रेंज होती है y की वैल्यूज़, वो क्या बनी इस केस में 0 से इन्फिनिटी। y कम से कम 0 आ पा रहा है, बढ़ के इन्फिनिटी जा पा रहा है। देखो y 0 से कम नहीं जा रहा, तो इस फंक्शन की रेंज क्या बनी, 0 से इन्फिनिटी। एक रेंज को निकालने का तरीका था डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो हमने करा डिस्कस। बिल्कुल वैसे ही रेंज को निकालने का सेकंड तरीका क्या था, ये भी हमने स्कूल के लेवल पे 11th में करा हुआ था, कि रेंज को निकालने का एक तरीका ये है। कल को हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अभी पहले ये हैंडल करते हैं। एक रेंज को निकालने का तरीका था कि अगर डायरेक्टली ना जज कर पा रहे हो तो क्या करते हैं कि y इन टर्म्स ऑफ x दिया होता है, वहाँ से x निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। वो करते हैं सिंपली, अब यहाँ पे चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे कॉम्पोनेंट डिविडेंडो अप्लाई कर दो। मान लो मैंने करा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, y प्लस 1 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, y माइनस 1, ये बराबर आ गया दिस प्लस दिस 2x माइनस 7 अपॉन सिंपली दिस माइनस दिस विच इज 3, ये मिल गया हमें। फिर हमने देखना होता है y इन टर्म्स ऑफ x दिया होता है, वहाँ से x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y।
वो आ गया 3 टाइम्स y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस 7 इसका हाफ, ये आ गया x। एलसीएम ले लो, नीचे डिनोमिनेटर में y माइनस 1 आ जाएगा। फिर ये सोचो कि x y की वो क्या वैल्यू हो सकती है जिससे कि x पॉसिबल ना हो। याद है हमने रेंज निकालने का तरीका करा होता है 11th में भी। एक तरीका है डायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ करा। एक तरीका क्या था कि अगर, और ये कुछ ही क्वेश्चंस में काम आता है, हर एक में ऐसा भी नहीं करना, जो ये मेथड कर रहे हैं ये केवल बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस या क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन में काम आएगा, उसके अलावा काम भी नहीं आता। तो ये भी याद रखना, बच्चे इसी में फंस जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि हमेशा ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अल्टीमेटली बाद में। तो ये किस में करना है, बिल्कुल इस तरह के इजी से क्वेश्चंस में या क्वाड्रेटिक वाले। बस y दिया होगा इन टर्म्स ऑफ x, x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। फिर ये सोचो कि y की क्या वैल्यू लें ऐसी जिससे कि x पॉसिबल ना होता हो। मतलब हमने सोचना क्या होता है कि y की क्या वैल्यू लें जिससे कि x पॉसिबल हो। तो हमें दिखता है कि y की कोई मर्जी वैल्यू ले लो, x पॉसिबल है। बस एक ही रिस्क है कि y 1 नहीं होना चाहिए। जब इसका एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में y माइनस 1 आ जाएगा, तो y को 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर y 1 आ गया तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज नॉट पॉसिबल। लिमिट नहीं निकाल रहे, इसकी वैल्यू फंक्शन निकाल रहे हैं, तो y को 1 लेके दिस इज नॉट इन्फिनिटी, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए y को 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब y 1 नहीं हो सकता, y कुछ भी और हो सकता है। तो इसकी रेंज क्या बनी इस फंक्शन की? इस फंक्शन की रेंज क्या बनी? ऑल रियल एक्सेप्ट 1। हम इसके अब कोडोमेन पे गए, वो भी यही था, उसको तो हमने कुछ करना नहीं, बस हमने जाके पढ़ना है इसको। ये भी क्या लिखा हुआ? ऑल रियल एक्सेप्ट 1। रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल आ गए, तो फंक्शन कैसा बना? ऑन टू। क्यों बना ऑन टू? क्योंकि रेंज हमें निकालनी पड़ती है, वो निकाल के हमने उसको इससे कंपेयर करना होता है फॉर ऑन टू। तो इस क्वेश्चन में फंक्शन पहले से 1 1 आया था, साथ में ये ऑन टू भी आ गया, इसलिए दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। Why? Because this is both injective as well as surjective। तो ये है जो क्वेश्चन हम एक्चुअली अल्टीमेटली फेस करने वाले हैं। हमने अभी तक क्वेश्चंस में एक लेग करा था इंजेक्टिव वाला, अब रेंज कभी हमने नाम 11th में करा हुआ था, तो उसी नाम को अब हमने एक्सटेंड करा इनटू दिस प्रोसेस कि रेंज निकालने का क्वेश्चन जब आएगा तो वो हमें अब वो रेंज निकालने वाले क्वेश्चन को अलग नाम से पूछेंगे। किस नाम से? सर्जेक्टिव के नाम से। कोडोमेन हमें दिया होगा, रेंज हमने निकालनी होगी, और फिर उसको इससे कंपेयर करना होगा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों को मिला के बना हुआ क्वेश्चन करते हैं, और बहुत इजी है। तो बिल्कुल अब रेडी हो जाओ, अपने आप कंप्लीट करो, ये करो सॉल्व। बहुत सिंपल था, अब हमें पता भी था कैसे हैंडल होना है। तो अब लेकिन पहला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, इंजेक्शन सर्जेक्शन, और अगर दोनों हो तो मिला के बाइजेक्शन। तो पहले अब हम लोग इसको तोड़ के करेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी में कि हम इंजेक्शन चेक करने लगे। कैसे चेक करते हैं? बिल्कुल लिखेंगे, लेट देयर बी टू वैल्यूज ऑफ x, x1 x2 सच दैट f of x1 is equal to f of x2। ये लिखोगे, मैं लिख नहीं रहा लेकिन इसको लिखोगे यहाँ पे पहले। उसके बाद हम लोग f of x1 को f of x2 के साथ इक्वेट करा, 1 प्लस x1 स्क्वायर को इक्वेट करा 1 प्लस x2 स्क्वायर के साथ। वहाँ से हमें दो केसेस मिल जाएंगे, x1 इज इक्वल टू x2 एक आ जाएगा, 1 1 कैंसिल करके दूसरा आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो फंक्शन का अब हमने देखा कि डोमेन क्या है, ऑल रियल। तो ऑल रियल नंबर्स में क्या दो ऐसे अलग अलग x हो सकते हैं जिसके लिए कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2? तो हो सकते हैं, 2 और माइनस 2 हैं, 3 और माइनस 3 हैं, तो ये पॉसिबल है। हेंस जो फंक्शन यहाँ पे अभी हमें गिवन है ये मेनी वन है, ये मेनी वन तो हो गया, ये कहानी तो ख़त्म, इंजेक्टिव वाली बात हमने कर ली कंप्लीट। अब हम लोग आ गए इसकी रेंज निकालने पे। अब हमने कोडोमेन हमें गिवन है, रेंज हमने जज करनी होती है। तो एक्स स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर कैसा होगा? 0 में 1 ऐड करा तो 1 से बड़ा। तो हमें दिखा डायरेक्टली, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन से जज करा कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज 1 से इंफिनिटी। ये हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से जज कर पाए, तो बिल्कुल ठीक है। इस केस में ऑब्जर्वेशन से हम लोग जज कर पाए कि बिकॉज एफ एक्स इज वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव होगा, तो दैट वुड बी 0। इन दिस केस 0 आ सकती है। 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। तो इस फंक्शन की रेंज कितनी बनी? 1 से इन्फिनिटी। कोडोमेन कितना है? ऑल रियल। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है, इसलिए फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है,
बिल्कुल, तो ये बन गया इनटू फंक्शन। बिल्कुल हमें क्लैरिटी है कि ये मेनी वन इनटू फंक्शन है, बिल्कुल हमें ऐसे इसको बोलना आना चाहिए। दिस वाज अ मेनी वन इनटू फंक्शन। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग का पूरी तरह एप्लीकेशन था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं इसमें बिल्कुल नहीं वरीड होना चाहिए। अपने हाथ से लिख के करोगे तभी आएगा, मेरे करवाने से क्वेश्चन नहीं होने सॉल्व। अपने हाथ से पूरी तरह पहले अपने आप टाइम स्पेंड करो। अगर अभी भी घबराए हो तो अभी भी पॉज करके खुद सोचो, चाहे आधा घंटा लगे, पर क्वेश्चन अपने आप निकालो। हमें क्या सिखाया गया कि अगर एक फंक्शन को बाइजेक्टिव चेक करना है तो उसके दो हिस्से हैं, एक है 1 1, एक है ऑन टू। तो अब 1 1 के लिए क्या करते हैं, f(x1) को f(x2) के बराबर कर देते हैं। हमने लिख लिया लेट देयर बी टू वैल्यूज ऑफ x1 x2, उससे बनाया हमने बिल्कुल f(x1) को f(x2) के साथ इक्वेट करा। तो हमारी कॉपी में ये लाइन लिखी होनी चाहिए, ऐसे लिखा होना चाहिए। अब हमने देखना है कि बिसाइड्स x1 इज इक्वल टू x2, वो आना ही है, उसके अलावा कुछ और बन रही है कंडीशन की नहीं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो कितना डेंजरस साउंड कर रहा है, तो मत करो। सिंपली क्या करो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, जो इधर करोगे वही इधर करोगे। तो ये दोनों इक्वल हैं, जो इधर करी मैनिपुलेशन वही इधर करी, तो वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। हमने करा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, सिंपली 2x1 स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 2। इधर भी करा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, जो इधर करा वही इधर करा, वो आ गया 2x2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, हमें मिल गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। हमें मिल गया x1 स्क्वायर बराबर है x2 स्क्वायर के। तो अगर x1 स्क्वायर बराबर आ गया x2 स्क्वायर के, तो वहां से हमारे पास दो केसेस बन गए, x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो अब हम लोग वापस गए, देखा क्वेश्चन क्या था, इसका डोमेन क्या था, ऑल रियल। तो इसका डोमेन क्योंकि ऑल रियल था, इसलिए इसके अलावा जो ये कंडीशन बनी ये पॉसिबल थी, इसलिए ये फंक्शन एक मेनी वन फंक्शन था। अगर मान लो कि जो फंक्शन डिफाइंड था वो अगर 0 से इन्फिनिटी होता, से आगे जो कुछ भी गिवन है, तो अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता तब ये वाली सिचुएशन पॉसिबल ना होती, तब फंक्शन कैसा हो जाता 1 1। याद रखना ये बात, इस पर मिस्टेक नहीं करनी, ऑब्जेक्टिव में होगी ऐसी मिस्टेक, शायद बोर्ड्स में हमें वो इतना ना इन्वॉल्व करें तो हमें 100% ये भी समझ है। चलो, सो दिस वॉज अ मेनी वन फंक्शन बिकॉज ऑफ द गिवन सिचुएशन। ये तो दिया नहीं था तो इसलिए ये तो हो गया मेनी वन। अब क्या करें, नेक्स्ट पार्ट आया इसमें ऑन टू चेक करना। तो उसके लिए हमने इसकी रेंज निकालनी थी। रेंज कैसे निकालते हैं, सिंपली नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज। तो हम लोगों ने ऑन टू वाला पार्ट चेक करा, y इन टर्म्स ऑफ x है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से रेंज नहीं निकल रही, तो क्या करते हैं y इन टर्म्स ऑफ x को कन्वर्ट कर देते हैं x इन टर्म्स ऑफ y, सेम काम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करो, ऊपर आ जाएगा 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर नीचे आ गया 2, वही इधर भी करा 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यही आता, पर हमने टाइम सेव करा, वही हमारा मेन बिल्कुल फोकस होना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर बन गया बराबर 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर कैसा होता है, किसी भी एक्स के लिए एक्स स्क्वायर नहीं कैसा होना है, पॉजिटिव। तो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब इनइक्वालिटीज याद करो तो 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। याद है हम लोग हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करते थे, साथ में साइन चेंज करा, जब मेथड लगाया माइनस 1 1 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो y है माइनस नेगेटिव आ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारा आंसर बना y होगा माइनस 1 से 1 के बीच में, जिसमें नोटिस करो कि y प्लस 1 इस डिनोमिनेटर में था, इसलिए माइनस 1 पे जो ब्रैकेट आएगा वो ओपन आएगा। ये इस फंक्शन की रेंज बनी। रेंज निकालते समय हम कोडोमेन को देखते भी नहीं है, अब देखा हमने जाके, नाउ दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन जो हमें गिवन था। अब हम लोग गए पढ़ने की क्या गिवन है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या गिवन था, सेम, माइनस 1 पे देखो ओपन ब्रैकेट है, 1 पे क्लोज। तो सिंस कोडोमेन इज सेम एज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। ये इनटू नहीं है, ऑन टू है। क्यों, क्योंकि कोडोमेन और रेंज सेम आ गए। मेनी वन ऑन टू है, कैसा फंक्शन बना, मेनी वन ऑन टू।
तो अगर इसको कहीं बोलने में भी गलती करी है तो पैनिक नहीं होना, इसी क्वेश्चन को अपने हाथ से अटेम्प्ट करो। 100 सवाल गलत करने की बजाय 5 सही कर लिए तो इट इज़ इक्वलेंट, मतलब हमें टॉपिक आ गया। 100 गलत करके भी कई बार बच्चे ज़बरदस्ती लगे रहते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं। हमें अपने आप राइट तरीके से बोलना बिल्कुल 100% क्लैरिटी में आना चाहिए। तो ये टॉपिक बिल्कुल क्लैरिटी वाला टॉपिक है, आता है तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए हमें आता है। अब इसी लॉजिक को अप्लाई करो एग्जैक्टली थ्रू दिस प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन। एग्जैक्टली सेम सेंस था इस क्वेश्चन का भी, लैंग्वेज से नहीं वरिड होते। हमें जो मर्जी दिया हो, पूछा क्या है 1 1 ऑन टू चेक करो। तो हमने क्या करना है, सिंपली पहले लिख देना लेट देयर बी 2 वैल्यूज ऑफ x सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ये लिखना। अब इसमें अभी मैं टाइम सेव करते हुए नहीं लिख रहा, डायरेक्टली f of x1 इक्वल टू f of x2 कर दिया, ये करा स्टेप। अब सिंपली डायरेक्टली अब की बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से फायदा होता नहीं दिख रहा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। x1 इंटू x2 स्क्वायर प्लस x1, ये बराबर करा x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2, ये मिली है मैडम। अब इसको उठा के मैंने इसके साथ कंबाइन करा, मुझे दिख रहा है कि इसको जब मैं इधर लेके आऊँगा तो इट इज़ विजिबल कि x1 x2 कॉमन आ जाएगा, और ये दोनों भी मिला के x1 x2 बनाएंगे। एक केस देखो ये बनना ही है, x1 इज इक्वल टू x2 आना ही आना है, मतलब x1 माइनस x2 एक फैक्टर आना ही आना है। इसको इधर ले आए, x1 x2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और अंदर क्या बच गया x2 माइनस x1 प्लस यहाँ पे क्या बन गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। सिंपली x2 माइनस x1 कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा x1 x2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें केसेस क्या मिल गए, x1 इज इक्वल टू x2 और एक केस मिल गया x1 x2 इज इक्वल टू 1। तो बिसाइड्स दिस क्या कोई और पॉसिबिलिटी आ रही है इन द गिवन डोमेन? डोमेन क्या है, R, ऑल रियल। तो ऑल रियल में क्या x1 x2 1 हो सकते हैं कभी भी, किसी भी x के लिए तो हो सकते हैं। अगर ये 3 है तो ये 1/3 है, हो सकता है। तो इसलिए ये जो फंक्शन बना वो बना मैनी वन। क्यों बना मैनी वन? क्योंकि गिवन डोमेन में ऐसा हो पाना पॉसिबल था, इसलिए दो अलग अलग x1 x2 ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके लिए कि f of x1 f of x2 के बराबर आ जाए। तो अगर एग्जिस्ट कर सकते हैं तो फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। सिंपल सी कहानी। कोई अगर ऐसा एक भी पॉइंट आ जाएगा ना जिसमें एग्जिस्ट करते हो तो मैनी वन हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपली हमने क्या देखना होता है कि क्या कोई ऐसा एक भी पेयर आ जाए ना तो भी मैनी वन है। तो इस केस में तो जितने मर्जी पेयर बनाते रहो। तो ये बन गया मैनी वन फंक्शन। सो वी शुडंट बी कंफ्यूज अबाउट एनी सच पॉइंट। बिल्कुल क्लैरिटी में हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। अब क्या काम है, अब हमने निकालनी है इसकी रेंज। तो ये मैनी वन तो आ गया, वो हमने कहानी कर ली कंप्लीट। अब इसका कोडोमेन क्या है, ऑल रियल। रेंज हमने निकालनी है। रेंज में सेम कहानी, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से रेंज आ नहीं रही तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ये आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये बन गई x में क्वाड्रेटिक। तो फॉर x बिलोंगिंग टू रियल इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बना क्या, ये b स्क्वायर। b कितना है नोटिस करो, b है -1, तो -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a कितना है y, c कितना है y, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो फैक्टराइज कर लो तो वो आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। मैंने साइन भी साथ में चेंज कर दिया। तो सिंपली जम मेथड से y आ जाएगा -1/2 से लेके 1/2 तक। ये बनी इस फंक्शन की रेंज, -½ से लेके ½ तक। तो नाउ दिस इज द कंप्लीट पैटर्न। इसकी रेंज क्या बनी, -½ से ½ इसका कोडोमेन कितना है, ऑल रियल। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है, इसलिए ये जो गिवन फंक्शन अभी अभी हमने करा ये 1 1 भी नहीं है, मैनी वन है, और ये साथ में इनटू है। तो दिस फंक्शन इज अ मैनी वन इनटू फंक्शन। देखो ऑन टू भी नहीं आया। कंप्लीटली जो मर्जी क्वेश्चन आए हमारे बोलने का तरीका एग्जैक्टली ये होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हो वो भी बहुत सिंपल है, पर बिल्कुल ध्यान से नोटिस करना। बहुत ईजी है पर बिल्कुल ध्यान से नोटिस करना। अब ये करो। अब देखो हमें क्वेश्चन गिवन था sin x। sin x को हमने जज करना था इस डोमेन और इस कोडोमेन के लिए, ये 1 1 है कि मैनी वन है, ऑन टू है कि इन टू है। तो अब 1 1 के लिए हम क्या करते थे,
एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के बराबर करते हैं तो उसको वहाँ पे स्कूल के एग्जाम में तो उसको कंप्लीटली मेंशन करेंगे, साइन ऑफ x1 इज इक्वल टू साइन ऑफ x2। एक्चुअली अब अगर रिकॉल करो तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में +1 में इसका जनरल सॉल्यूशन बनाया था। यहाँ बनाने की एक्चुअली नीड नहीं है। यहाँ पे हम लोग अगर मान लो डायरेक्टली भी केसेस बना के दिखा दें तो एक केस क्या बना x1 इज इक्वल टू x2, दूसरा केस क्या बना x1 इज इक्वल टू पाई माइनस x2। इसके अलावा केसेस क्या बनते हैं, x1 इज इक्वल टू 2 पाई प्लस x2। रिकॉल करो, साइन 30 डिग्रीज और साइन 150 डिग्री सेम आंसर देता है, तो साइन ऑफ x1 और साइन ऑफ पाई माइनस x1 का सेम आंसर आता है। तो एक केस तो बनता है कि x1 x2 बराबर हो जाएं, एक केस बनता है कि x1 पाई माइनस x2 हो जाए, उसके बाद फिर इसी के सब्सिक्वेंट फर्दर केसेस। एक्चुअली तो ये फंक्शन sin x हम जानते हैं ग्राफ से कि वो मैनी वन है, पर जो हमें यहाँ पे डोमेन गिवन है वो केवल कितना है, -π/2 से π/2। मतलब हम केवल उन x की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे है। तो हमने देखना है कि क्या इन x के लिए कभी ऐसा हो सकता है, ऐसे क्या 2x एग्जिस्ट कर सकते हैं सच दैट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू पाई हो जाए। तो हमें दिखता है कि अब की बार दो ऐसे अलग अलग x एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते फॉर दिस गिवन इंटरवल। x कैसा है, इसमें से आने चाहिए, तो ऐसे अब की बार 2x नहीं है, मतलब दे आर नो टू डिफरेंट x। कई बच्चे कहते हैं कि एक वैल्यू है π/2 और π/2, पर वो तो सेम हो गई एक्चुअली। तो टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन दिस सिचुएशन फॉर दिस डोमेन इज नॉट पॉसिबल। हेंस, और इसके बाद वाली केसेस तो बनेंगे नहीं, x1 2 पाई प्लस x2, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस केस में 2 पाई प्लस कोई भी वैल्यू कर दो तो फिर वो इसके बीच में नहीं आएगी, इसलिए ये सब आगे वाला कुछ भी पॉसिबल नहीं, और ये भी इस केस में रिजेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में sin x जो कि वैसे अदरवाइज एक मैनी वन फंक्शन होता है, वो यहाँ पे एक्चुअली आ गया एक 1 1 फंक्शन इस डोमेन में। अब बारी आ गई इसकी रेंज की। अब sin x को का ग्राफ सोचो, मतलब इसी बात को ना अगर मैं ग्राफिकली भी अगर दिखाऊं तो ये sin x का ग्राफ है। अब इस sin x के ग्राफ को पूरा मत देखो, पूरे में तो ये मैनी वन होता है। इस sin x के ग्राफ को केवल देखो -π/2 से लेके π/2 तक। इस sin x के ग्राफ को केवल देखो -π/2 से लेके π/2 तक। तो -π/2 से लेकर π/2 वाले इंटरवल में sin x का ग्राफ ये बन रहा है। इतने को देखो, बस इतनी है हमारी दुनिया, हमने इसके बियॉन्ड सोचना ही नहीं है। तो इतने इंटरवल में बिटवीन -2 से -π/2 से π/2 कैन बी डायरेक्टली सी कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज क्लियरली इंक्रीजिंग, कि तो बढ़ता जा रहा है। तो ये फंक्शन कैसा बना, ये तो बना 1 1, हमें ये बताया गया था आज शुरू में भी। देखो ये क्लियरली कैसा बना, इतने इंटरवल में केवल देखो, इतने इंटरवल में ये फंक्शन कैसा बना 1 1। वही देखो यहाँ पे रिजल्ट से भी आया, पर हमें शायद फॉर आवर बोर्ड्स वो हमें इतना भी कॉम्प्लिकेट ना करें, पर हमें कुछ मर्जी दे दो, हमारा क्वेश्चन होना चाहिए इस तरीके से भी। तो हम लोग बिल्कुल राइट कॉन्फिडेंट वाले जोन में, कुछ मर्जी आ जाए क्वेश्चन, कितना भी कंफ्यूज करें, हमें बोलना आना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन में सिचुएशन ये बनती। अब इसकी रेंज कितनी बनी इस इंटरवल में, रेंज क्या होती है, डोमेन वाली वैल्यूज की वजह से आने वाली y की वैल्यूज। रेंज क्या होती है, x की वैल्यूज को उस फंक्शन में डाले जाने पे जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आती हैं उनको हम रेंज कहते हैं। तो फॉर दिस इंटरवल हमें दिखा कि जब x को -π/2 से π/2 डालेंगे तो जो y की वैल्यूज आएंगी दे वुड वैरी फ्रॉम -1 to 1। तो इसकी रेंज क्या बनी, -1 से 1, और इसका कोडोमेन भी कितना था, -1 से 1। इसलिए गिवन फंक्शन इस सिचुएशन में ऑन टू फंक्शन बना। 1 1 ये पहले भी था, पहले से ही था, हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दिस गिवन इंटरवल sin x इज एक्चुअली अ 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसलिए ये जो फंक्शन अभी हमें दिया गया था, दिस इज एक्चुअली अ बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमें हमारे माइंड में इंप्रेशन क्या होता है sin x का कि वो मैनी वन है, तो वो ज़रूरी नहीं है। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें किस इंटरवल में चेक करने को कहा गया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ओनली बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। तो देखो हमने आज वाली क्लास के शुरू में भी सुना था, लास्ट क्लास में भी सुना था कि फंक्शंस जब हमें जड़ से समझ में आ गया फिर हम लोग उस जोन में आ जाएंगे कि हम लोग बिल्कुल बोलेंगे कि हमें कहीं से भी क्वेश्चन दो लाके हमारा हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो बताई जा रही है इसको बिल्कुल पकड़ के रखो कि हाउ टू एक्चुअली नोटिस ऑल दिस पॉइंट, दिस आर वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जो ये भी करा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आज वाली क्लास में हम लोग अब पहले से एक स्टेप आगे बढ़ गए।
हमने डिस्कस करा कि होता क्या है एक्चुअली इंजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन जब हमें चेक करने को कहा जाए तो हमने करना क्या है। जो क्वेश्चन इसके हम लोग बोर्ड्स में फेस करेंगे वो बहुत सिंपल है। ऑलमोस्ट समझो कि हमने आज वाली क्लास में वो पूरी डिस्कशन वाइंड अप ही करी है, पर अब नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे तो थोड़े से क्वेश्चंस पहले करेंगे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगे, इससे सिंपल भी होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे। पर फंक्शंस हमें जड़ से समझ में आना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट है। जब एक बार हमें कंसेप्चुअली बात बोलनी क्लैरिटी में समझ में आ जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इस अच्छा दूसरी बात ये कि किसी बुक से कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, कंफ्यूज नहीं होना। जो बताया जाए समझो दिस इज द ओनली टॉनिक विच वी हैव टू क्लियरली डाइजेस्ट। हमें पूरी तरह इतनी बात समझ में आनी चाहिए, कुछ नहीं कंफ्यूज होना कि ये भी है वो भी है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड। तो कभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, तो कुछ नहीं पढ़ना। कई बार हम लोग इस तरह की कंफ्यूजन में, बिकॉज द वे दे हैव एक्सप्रेस्ड ऑल दीज थिंग्स इनटू बुक्स, कई बार हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या बोला। कुछ नहीं पढ़ना, डायरेक्टली क्वेश्चंस करो। तो ऑल द बुक्स शुड डायरेक्टली सर्व एज अ क्वेश्चन बैंक। उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, आर डी शर्मा से करें, किसी और बुक से भी क्वेश्चन करें, वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये फोकस रखना।